मैं आज की नारी हूँ, खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। ना डरती अब मैं खाई से, ना डरती ऊंचाई से। मैं आज की नारी हूँ। मैं समाज का निर्माण करने वाली हूँ, अपने कर्तव्यों और आदर्शों की रक्षा करने वाली हूँ। हाँ, मैं आज की नारी हूँ। एक रोचक वार्ता शशिकला पांडे जी के साथ। उत्तराखंड के साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने का उनका सफर आपको ऊर्जा से लबालब भर देगा। शशिकला जी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो कुछ करना चाहती हैं। जहां एक सामान्य मनुष्य हताश हो जाता है, वहां आपने प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आप आगे बढ़ती रहीं और फिर एक दिन वो सुनहरा मौका आया जब राष्ट्रपति के द्वारा ईयर 2022 में आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऐसी जी, वर्तमान में आप बीडी पांडे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नैनीताल में प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है कि नर्सिंग के फील्ड में आना इत्तेफाक था या आपका बचपन से ही इस ओर में रुझान था? मेरे पिताजी और मेरी मदर इसी क्षेत्र में, मतलब मेडिकल से ही मैं ही जॉब करते थे। वो एक 4th क्लास के पद पर थे। मुझे उनके साथ प्रेरणा मिली कि मुझे भी इसी क्षेत्र में आना चाहिए। और मेरे पिताजी की भी बड़ी चॉइस थी कि मैं अपनी बेटी को मैट्रन बनाऊंगा। तो उस समय हम ये तो जानते नहीं थे कि मैट्रन क्या होती है। मैं जब अपने पिताजी के साथ कभी चिकित्सालय में आती थी तो मैं ये देखती थी मरीज दर्द से तड़फ रहा है या कोई भी परेशानी अपनी बता रहा है, तो मुझे ये लगता था कि मुझे भी इसी क्षेत्र में आना है। एक ही फोकस था कि मैं नर्सिंग में ही आऊँ, मेडिकल क्षेत्र में ही आऊँ। मेरी पढ़ाई भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से ही हुई है। मैं पली बड़ी भी यहीं हूँ, जन्म भी मेरा यहीं पर ही हुआ है। इकोनॉमिक्स से मैंने MA किया है। उसके बाद मैं नर्सिंग क्षेत्र में गई हूँ क्योंकि हमारे नैनीताल में नर्सिंग उस समय 85 से बंद था। जब उत्तराखंड हमारा अलग नहीं हुआ था तो कानपुर मेरे चयन हुआ था। कानपुर चयन हुआ तो मैं कानपुर में ट्रेनिंग कर करके 3 साल की ट्रेनिंग कर करके वहाँ भी मैं एक छोटे से शहर नैनीताल से निकल करके कानपुर पहुंचना बड़ा वो था। जिसने कभी ट्रेन नहीं देखी हो, जिसने पंखा ना देखा हो, कूलर ना देखा हो, और वो इतने बड़े शहर में पहुंच जाए तो उसके लिए तो बहुत ही अचंभा चीज होती है। वहाँ भी मेरी जो प्रतिभा और जो मेरी कार्य करने की श्रेणी थी, वहाँ भी मुझे बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड मिलता था। जो मेरी वार्ड सिस्टर के जिनके अंडर में हम लोग ट्रेनिंग लेते थे वो भी मुझे सब पहाड़िन के नाम से जानते थे। तो मुझे वहाँ का कोई शशि नाम से नहीं जानता था, तो पहाड़िन के नाम से लोग बोलते थे। पहाड़ में इतने अच्छे लोग भी होते हैं, इतने टैलेंटेड लोग भी होते हैं। तो मैं कहती थी आप एक बार आके देखो हमारे पहाड़ में, यहाँ न गाड़ी होती है, न लाइट होती है, और लोग 4-4, 6-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल पढ़ने के लिए जाते हैं। उत्तराखंड में पुरुष से ज्यादा स्त्रियां और बेटियां मतलब जॉब में और पढ़ाई में आगे होती हैं। आज भी कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो उत्तराखंड की बैकबोन है। जी, जैसे हमारी नर्सिंग में, मेडिकल में कहा जाता है कि एक स्टाफ नर्स बैकबोन है, उसके बिना चिकित्सा पूरी अधूरी है। डॉक्टर्स का राइट हैंड होती है, तो वही हमारा लड़कियां भी हमारी उत्तराखंड की बैकबोन है। शशि जी, अब बताइए कि कब आपकी शादी हुई, फिर किस तरह से आपका फैमिली में कौन कौन लोग हैं, क्या रहा शादी के बाद, आपने कंटिन्यू किया अपने जॉब को? मैं अपनी ट्रेनिंग 99 में पूरी करके आई थी, तो जून में मेरी 99 जॉब भी लग गई थी। फर्स्ट जॉइनिंग मेरी जो है बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा रही है। 1 साल करने के बाद मैं BD पांडे फीमेल हॉस्पिटल आ गई थी। फीमेल हॉस्पिटल में जॉब मैंने 7 साल जॉब करी। 2007 में मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं श्रीनगर गढ़वाल थी। तो मैं अपने बारे में बता रही, मेरी शादी जो हुई थी 99 में हुई थी। 2001 में मेरी बेटी हुई, तो पैदाइशी से थोड़ी बीमार हुई। तो 3 महीने बाद हमें पता लगा कि हमारी बेटी कुछ फिट्स टाइप के महसूस होते थे मुझे दूध पिलाते समय। हम दिल्ली ले गए, MRI कराया तो उसमें पता लगा कि ब्रेन
पूरा डैमेज है। मैं वहाँ पर उस समय बिल्कुल टूट गई थी। डॉक्टर ने बताया कि सिल्वर पाल्सी एक बीमारी है जो आपकी बेटी को हो गई है, उसमें होता है बेड रिटर्न ही पेशेंट रहता है जिंदगी भर, जितने दिन भी जिएगा वो बेड रिटर्न ही जाएगा। तो हताश, पूरी लाइफ ऐसा लगता था कि अब पूरी खत्म हो गई। 8 साल तक मैंने उसकी ट्रीटमेंट कराया। फिर मुझे एक जीबी पंत चिकित्सालय में एक डॉक्टर ऐसी मिली जिन्होंने हमें खुल के बताया कि लोग आपको धोखे में रख रहे हैं, आप ऐसे अपने को भी बर्बाद कर रही हैं और अपना पैसा भी बर्बाद कर रही हैं, और आप इस तरह से मत जाइए। उन्हें मैं आपको एक ये बताती हूँ, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको भगवान ने 4 उंगली दी है तो आप 5 की उम्मीद मत करिए, मतलब कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, आपको जैसे दी है वैसे ही पालिए। तो 8 साल के बाद मैंने अपना दिल्ली जाना बंद कर दिया। फिर हम एक जो डॉक्टर की दवा लिखी रहती थी उसी को ही आज भी कंटिन्यू चलाते हैं। आज मेरी बेटी 25 इयर्स ओल्ड हो गई है, लेकिन हम उसको एक बच्चे की तरह पालते हैं। हम कभी भी, मैंने अपनी जॉब, अपनी बेटी के साथ साथ अपनी जॉब को कभी भी उन्हें, मैं अपनी जॉब में कभी भी किसी से भी, आप पता कर लीजिए, किसी से भी मैं बेटी के नाम से जॉब करती हूँ और ना मैं उस पे कि मैं मेडिकल पे रहूँ, छुट्टी पे रहूँ, ये मैं उसके नाम से कुछ नहीं, मतलब अपने को पूरा समय मैं अपने हॉस्पिटल को देती हूँ। मैं उसके नाम से कोई छुट्टी नहीं की, जो मेरी वीकली छुट्टी होती है उसे ही मैं अवेल करती हूँ। जैसे चाइल्ड केयर लीव है, ईएल है, मैंने कभी भी मतलब नहीं ली है। मैं श्रीनगर गढ़वाल भी गई तो वहाँ भी मैंने अपना पूरा योगदान दिया। मैं करीब 1 साल गढ़वाल रही। एक विकलांग बच्चे के साथ जॉब करना बहुत ही कठिन काम होता है, तो मैं अपने सर्वेंट और अपने मेरे साथ मेरी जिठानी के बच्चे, 4-5 बच्चे मैं पालती थी उसके सहारे से। एक वाकया तो ऐसा भी रहा कि जब मेरी बच्ची के दांत टूटे तो वो पूरे अंदर निगल गए, किसी को पता नहीं चला कि बच्चे के दांत टूट गए हैं। तो सुबह को ही देखा कि दांत टूट गया है। तो ये एक इतना बड़ा वाकया था कि हमें उसके दांत नहीं मिले। ये तो भगवान की कृपा वो है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बॉडी से ही निकल गई, कहीं इधर उधर नहीं गई। शशि जी, आपको रोकूंगी मैंने आपके बारे में पढ़ा था, तो वहाँ लिखा था कि जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आए। एक बार आप इतना टूट चुकी थी कि आपके पास 2 ऑप्शन थे कि नौकरी करूं या फैमिली देखूं। वो क्या सिचुएशन थी उस समय? मेरी बेटी उस समय 12-13 साल की होगी। तो 2007 में मेरा प्रमोशन भी हुआ, मैं श्रीनगर गढ़वाल चली गई और उसी पीरियड में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि वो 18 घंटे बेहोश रहे और मैं मतलब नैनीताल में तो इतनी सुविधा भी नहीं थी, तो मैं हल्द्वानी उनको लेके गई थी। मैं 15 दिन उनके साथ वहाँ पर रही। तो उस समय मुझे लगा कि अब जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। एक तरफ बेटी और उधर से पति भी पैरालाइज हो गए हैं, उनका क्लॉट आ गया था ब्रेन में, तो उनका 1 साइडेड पूरा पैरालाइज हो गया था। वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही खराब थी कि मैं जॉब छोड़ दूं कि करूं। भगवान ने ऐसे हिम्मत दिखाई कि बेटी भी पाली, जॉब भी करी और हस्बैंड को भी किया। मेरे हस्बैंड भी पीडी पांडे हॉस्पिटल में ही एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर है। मेरी जॉब उस समय श्रीनगर गढ़वाल, तो 3 चीज इतनी मुश्किल हो गई थी मैनेज करना। तो उस समय मैंने जरूर 1 महीने का मेडिकल लिया था। मैं जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो मैं अपने हस्बैंड को 10 दिन में पीडी पांडे हॉस्पिटल ले आई थी और डॉक्टर महेश तिवारी जो न्यूरो के सर्जन है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि सिस्टर आप मेरे वहाँ जॉब कर लीजिए, आप वहाँ की जॉब छोड़ दीजिए। वो कहते थे कि मेरे जो पेशेंट है वो 3 महीने 4 महीने तक बेड रिटर्न रहते, मतलब बेड से उठते नहीं। आपने तो 3 दिन में अपने मेरे पेशेंट को चला दिया। तो मैंने उनका 3 दिन में ही कैथेटर आउट और पैदल चलाना, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरा एक पैरालाइज है, दूसरे को मुझे पैरालाइज नहीं रखना है, उन्हें मुझे चलाना है। आज मेरे हस्बैंड पूरी सर्विस कर 30 अगस्त को मेरे हस्बैंड रिटायर हो गए। मानती हूँ कि पैरालाइज हैं, लेकिन मैंने उन्हें भी पूरी जॉब अपनी कराई, जबकि वो कह रहे थे मैं रिजाइन दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं, एहसास नहीं होने दिया। और
जो भगवान ने दे दिया तो उसे स्वीकार भी करना है। शशि जी, जैसे आपने बताया कि एक समय ऐसा आया कि बेटी तो आपकी प्रॉब्लम थी ही, बेटी को आपकी साथ में हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया, मेडिकल इश्यूज हो गए, वो पैरालाइज हो गए और आपकी भी श्रीनगर पोस्टिंग हो गई। ऐसे समय में जब आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे जॉब करना है, तो फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहा? क्या आपके डिसीजन को आपकी फैमिली ने एक्सेप्ट किया? क्योंकि जनरली यही होता है कि महिलाओं को यही कहा जाता है कि नहीं, आपके लिए परिवार पहले है। जी, मेरे परिवार में मेरे सास ससुर तो नहीं थे, लेकिन मेरी एक जेठानी है, उनके बच्चे भी मेरे पास रहते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी कभी ये नहीं कहा कि आप नौकरी छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, आप नौकरी करो, पैरालाइज हो गया तो मैं घर रिजाइन दे देता हूँ। परेशानियाँ होती हैं उस समय, अपना कोई भी ऐसा नहीं होता जो साथ खड़ा होता है। मेरा भी मानना है कि अगर सुख में मैंने उनके साथ में खड़ी थी तो दुख में भी मुझे उनके साथ रहना है, इसलिए हम दोनों की अच्छी से जिंदगी कट रही है। क्या ऐसा विचार रहता है आपके मन में कि आप आगे ही बढ़ती रहती हैं चाहे कि परिस्थितियां कैसी भी? 25 साल से शुगर से पीड़ित हूँ और मैं इंसुलिन पे हूँ। मैं 15-20 साल, 15 से ज़्यादा ही हो गया होगा, मैं थायराइड से भी हूँ। कभी भी ये नहीं सोचती हूँ मैं कि मैं बीमार हूँ तो मैं दूसरे की सेवा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ऐसी कोई भी वो नहीं आई परिस्थितियाँ कि मैं मतलब जॉब ब्रेक करूँ। अब आगे ही बढ़ने का मेरा मकसद है। मेरे पिताजी ने मुझे एक प्रेरणा दी थी, पीछे नहीं देखना है, आगे ही चलते जाना है। मेहनत करके मिले या दौड़ के मिले या फिर संघर्ष करे, दुख सबके पास है। किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास है, कितना अमीर भी है उसके पास भी एक ऐसा दुख है जो मतलब उजागर नहीं कर सकता, लेकिन अंदर से वो दुखी रहता है। शशि जी, नर्सिंग फील्ड में जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, आपको सम्मानित किया गया, उसके लिए काफी प्रेजेंटेशन दिखाना है। वो तो हमारा वर्क है कि हमें उसके लिए पे मिल रही है, लेकिन बिना किसी इच्छा के और बिना किसी पुरस्कार के आप सेवा करोगे, वही देखा जाता है हमारी नर्सिंग फील्ड उस क्षेत्र पे। एक निर्धन व्यक्ति मोहन सिंह के एक ब्लाइंड थे, दोनों आंखों से ब्लाइंड थे, तो वो जब बीमार पड़े तो हमारे हॉस्पिटल में 26 दिन भर्ती रहे थे, बीडी पांडे चिकित्सालय में 26 दिन भर्ती रहे थे। तो उनकी मैंने 26 दिन तक पूरी सेवा करी थी, जिसके लिए मुझे मेरे हॉस्पिटल ने मुझे बेस्ट वर्कर का अवार्ड दिया था। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें मैंने काम ना किया हो। हर क्षेत्र में मैंने काम किया। मैंने गायनिक में काम किया, मेडिकल में काम किया, टीवी में मैंने काम किया है और मल्टीपल जितने भी हमारे मेडिकल से संबंधित थे, मैंने सभी क्षेत्र में काम किया है। शशि जी, आप पिछले 25-26 सालों से इस फील्ड से जुड़ी हैं, तो बहुत ऐसे मौके भी आए होंगे जब कि आपने जो काम किया होगा, जो सर्विसेज दी होंगी, आपको अपने आप पर गर्व हुआ होगा। जब फीमेल में ड्यूटी करती थी, रोड पे डिलीवरी हुई थी, उसको डिलीवरी को मैंने अपने हाथ से डिलीवरी कराई और उसके बाद मैंने उसको हॉस्पिटल तक, तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि मदर भी ठीक थी और बेबी भी ठीक था। तो वो मेरा सबसे बड़ा खुशी का वो था, तो मैंने दोनों को अच्छे से हैंडल कर लिया था। दूसरा ये था, एक ब्लाइंड व्यक्ति जो बहुत गरीब था, तो उसको करीब 1500-1600 का पेमेंट इशू, गवर्नमेंट की रसीद कट गई थी। तो ब्लाइंड में मैंने, जब वो उसकी माँ मेरे पास आई कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी इतना पैसा यहाँ अस्पताल वालों ने लूट लिया, तो मैंने कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तो मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि मैंने उसकी पेमेंट की पूरी वापस कर दी और दूसरी ये खुशी है कि मैंने उसको ऑपरेशन करा के दिखाई भी देने लगा, को जीवन दान मिला कि जो उसकी माँ परेशान थी, तो उसके दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका है। मतलब मेरी मोटिवेशन से किया तो डॉक्टर ने, लेकिन मेरी मोटिवेशन से व्यक्ति को जीवन दान मिल गया। माँ की जो रोना मुझे दिखा था, वो मुझे बहुत वो अंदर तक कचोट गया कि मुझे इसकी कुछ सेवा करनी है। मैं एक प्रतिष्ठित लोगों में अब मेरा नाम होता है, तो मेरे कांटेक्ट जो है हाई कोर्ट वालों से और इनसे सबसे मेरे कांटेक्ट होते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति को अगर पैसे की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उनके लिए मेडिसिन, सामान, और किसी का ऑपरेशन में कोई चीज़ हो रही है तो वो मैं उसको मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह कार्य भी
करती हूँ। जो लोग आते हैं तो वो मुझे अपना नंबर दे के जाते हैं कि मैम अगर कोई ज़रूरत होए तो हमें कांटेक्ट कीजिए। अभी एक कर्नल साहब आए थे हमारे इसमें, बेहोश हो गए थे वो, जहाँ पे चुंगी कटती वहाँ पे एक चुंगी वाला उनकी वो जबकि ड्राइव कर रहे थे, उनको एक चुंगी का मेंबर ही उठा के हमारे हॉस्पिटल में लाया और मैं भी हॉस्पिटल में पहुंची करीब 7 बजे की बात। शुगर लेवल 36 आ गया था। तो हमने उनकी इतनी अच्छी, मतलब हमारे हॉस्पिटल के सभी टीम वर्क ने किया, मैं ही नहीं कहूँगी कि मेरा हुआ, टीम वर्क ने उनको इतना अच्छा वो किया। तब उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको जो चाहिए होगा का आप मुझसे उसको ले सकती हैं हॉस्पिटल के लिए, चाहे गरीब व्यक्ति के लिए आपको जब जरूरत हो। तो ये मेरी सामाजिक सेवा भी है। कोविड पीरियड का भी अनुभव बहुत ही यादगार रहे। एक ऐसी बीमारी थी जो मैं जीना सिखाया और हम उसका मूल्य बताया कि क्या चीज जरूरी है, जैसे कि ऑक्सीजन। पेड़ लगाइए। कोविड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत ही पड़ी थी। तो उस समय कोविड होने पर ही पेशेंट को हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते थे। उस समय पेशेंट जब मरीज मरते थे तो लोग उनकी बॉडी को छूते नहीं थे, हाथ नहीं लगाते थे। उस बॉडी को सील करके और उसको शमशान घाट तक पहुंचा करके एम्बुलेंस से गाड़ी से उसको शमशान घाट तक पहुंचाना और उसका दाह संस्कार तक कराना, ये हमारी मेरे पीरियड में मेरे द्वारा किया गया है। एक अनुभव ये भी रहा, एक पेशेंट के पिताजी एक्सपायर हो गए तो उन्होंने मुझ पे या हॉस्पिटल पे कई इल्जाम लगाया था कि मेरे पिताजी के हाथ में सोने की 4 अंगूठियां थी। उन्होंने ये बोला कि कोई मनुष्य को नहीं, आदमी को नहीं छू रहा तो हम आपकी अंगूठी कैसे छुएंगे। आपका जितना भी पेशेंट का सामान था हमने इस पे रखा है, आप इसमें ढूंढ लो अंगूठी थी या कुछ भी था। हम तो पेशेंट एक्सपायर और बॉडी पैक करके सीधे शमशान घाट को भेज देते थे। तो ये भी एक अनुभव है कि आपने हमारा सामान इधर उधर कर दिया या चोरी लगा दी या इल्जाम लगाया। आप इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम कर रही हैं, तो किस तरह का आपका काम रहता है? मैं एक प्रशासनिक पद कहा जाता है जिसमें गजेटेड ऑफिसर ही कहा जाता है मेट्रन की पोस्ट को। मेरा काम ये है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, स्टाफ नर्सेस, पीआरडी, 4th क्लास, 24 आवर्स सफाई हॉस्पिटल की। मेरी ओटी चलती है, दैनिक है और मेडिकल सर्जिकल सभी चीज मेरे द्वारा मतलब ड्यूटी लगाई जाती है, देखी जाती है, परखा जाता है। अगर कोई लेट आ रहा तो पनिशमेंट देना वो सबसे बड़ा काम होता है और अगर नहीं है तो प्रोत्साहित करना। तो उसमें मैं अच्छे काम करने वालों को उनका प्रोत्साहन अपने पीएमएस के द्वारा करती हूँ। मैं कभी ये नहीं चाहूंगी हर चीज मुझे ही प्राप्त हो, मैं चाहती हूँ मुझसे आगे बढ़े। मैं तो यहाँ राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंची हूँ, आप उससे भी आगे पद्मश्री तक जाइए। 10 मिनट पहले आइए, 10 मिनट बाद जाइए और दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। असहाय और पेशेंट यहाँ पर आता है तो उसकी सबसे ज्यादा उससे ये पूछ लीजिए बस बाबा आपका क्या काम है, आप क्यों परेशान है। अगर वो गिर के आया है या उसको डिपार्टमेंट नहीं दिख रहा है या उसको की सहारे की जरूरत है, उसको व्हील चेयर की जरूरत है, इसको स्ट्रेचर की जरूरत है या उसको पैसे की अगर कोई परेशानी, वो आ गया उसके पास पैसे नहीं है तो आप उसको अगर सहयोग कर देते वो सबसे बड़ा वो है। बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि जिस तरीके से आप जुड़े हैं उस सोच को लेके आप घर आते होंगे। जो लावारिश पेशेंट आ जाते हैं उनके साथ हम, अगर वो हमारे लावारिश पेशेंट 2-3 महीने अगर हुए तो हमें उससे लगाव हो जाता है और इतना अटैचमेंट हो जाता है कि मतलब उसके हर हरकत पे हम लोग ध्यान रखने लग जाते हैं। खाना नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, अंदर से दिल कहता है कि जाके उससे पूछो क्यों नहीं खाया, उसको क्या परेशानी हो गई। और 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब हम उसको कहीं इधर जैसे मेंटल हॉस्पिटल भेजते बरेली या कहीं या सुशीला तिवारी, तो हमारा उसको मतलब ये करता है कि उसका फीडबैक लें, उससे पूछे कि वो ठीक है कि नहीं है, उसको अभी भी हमारी जरूरत है या उसको वहाँ कैसा महसूस है, वो परेशानी फील तो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं फोन से हम अपनी साथी लोगों से या डॉक्टरों से नंबर लेकर के हम हाँ वो अच्छी जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा। बुजुर्ग लोग जो होते हैं जैसे पैर टूट गया या कोई परेशानी को, वो भी काफी दिन तक हमारे हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तो उन्हें भी हमसे लगाव हो जाता है। तो वो खुद जानने की कोशिश करते हैं आज वाली मैम नहीं आई थी, क्या उनकी कोई तबीयत खराब तो नहीं है। मरीज और एक स्टाफ नर्स में एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। अगर उन्हें जैसे कोई कहीं से उनका कोई
फल हल आया और वो रखे हैं, तो वो कहते हैं अपनी पसंद की सिस्टर को वो आएगी तो उसे देंगे, वो जिससे में वो एक ही फल हमको देते हैं, तो वो सबसे बड़ा आशीर्वाद कहे या अमृत है वो। शशि जी, आप नर्सिंग फील्ड का सर्वोच्च पुरस्कार फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उससे सम्मानित किया गया, उसका क्या अनुभव है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दिल्ली जैसे शहर में एक वहाँ अवार्ड लेने के लिए जाऊंगी। जब मेरा चयन हुआ था तो उसमें मेरे ऑफिसर्स, मेरे पीएमएस, मेरे ऑफिसर सीएमओ, मेरे देहरादून राजधानी महानिदेशक के सारे ऑफिसर्स का मेरा बहुत सहयोग था। मेरे काम से ही मुझे सारे ऑफिसर जानते हैं, तो उन्होंने मेरा नाम, जब मेरा ये इसमें सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि जिसे मैं बिल्कुल बता नहीं सकती। वो खुशी मैंने अपने बच्चे को दी कि मैंने इसकी सेवा करी तो मुझे ये मौका मिला है। और एक विकलांग बच्चे के साथ जो 100% विकलांग हो और 75 मेरे हस्बैंड विकलांग हो, उसके साथ एक शहर से दूसरे शहर जाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन जब मुझे ये चयन हुआ तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बच्चे ने मुझे दिल्ली घुमा दिया है, और वो खुशी मेरी बिल्कुल बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी मिली थी उसमें। मुझे एक 5 स्टार होटल और एक एसी ट्रेन में जाने का मौका मिला, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे दिल्ली गवर्नमेंट की गाड़ी मुझे लेने आई थी स्टेशन में। तो वो अनुभव मैं जिंदगी भर याद रखूंगी कि मुझे कितनी खुशी मिली। मुझे मतलब ये लगता कि मैंने अपने बच्चे की सेवा की है 25 साल, तो उसने मुझे वो 25 साल का इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि मैं राष्ट्रपति से मिली और उनके हाथों से मैंने वो अवार्ड लिया। पैसा महत्व तो नहीं रखता है और ना सर्टिफिकेट महत्व रखते हैं, लेकिन एक देश के प्रथम व्यक्ति से मिलके उससे अवार्ड लेना और उसके साथ डिनर करना, उसके साथ लंच करना, उसके साथ हमने गार्डन में घूमा, वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। नहीं तो जिंदगी में पूरी नौकरी तो 60 साल तो सभी लोग बिता लेते। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी रही भी तो नौजवानी फिर कहाँ। शशि जी, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी जो बेटी है वो फिजिकली भी मेंटली भी डिसेबल है। मैं जानना चाहूंगी, अगर आप बताना चाहें, मतलब किस तरह की उसकी प्रॉब्लम है, कितना कुछ वो कर लेती, कितना डिपेंडेंसी है उसकी मतलब आप लोगों पे? 100% विकलांग का मतलब होता है कि ना बोलना है ना चलना है। 100% मतलब कहते हैं बेड रिटर्न जिसको कहते हैं। 25 साल से बेड रिटर्न है। मैं मतलब एक बाथरूम लैट्रिन सब बेड पे होता है, और 25 साल की होने के बाद मैंने इतनी सेवा की है कि उसका आज तक एक बेड सोर नहीं है। वैसे मैं 24 आवर्स उसके पास तो रहती नहीं हूँ। मेरी सर्वेंट भी इतनी अच्छी है कि जो उसे बिल्कुल साफ सुथरी रखती। हमने उसका एक टाइमिंग बांधा क्योंकि उसे पता नहीं है कि मुझे भूख लगी है, कि वो मुंह से बोल तो नहीं पाती। सुबह उसको नाश्ता दूध जो भी पीती, फिर उसका दिन में, फिर उसके शाम को, फिर नाइट, जो 4 टाइम हम उसको अपना थोड़ी थोड़ी करके खिला देते हैं। आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जिनके बच्चों को कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है? मैं उनसे ये कहूँगी कि उसको बोझ ना समझे कि हमारा बच्चा ऐसा है, उससे इरिटेट ना होए कि इसने हमें परेशान कर दिया है। मतलब जोर से चिल्ला के ना बोलें कि इसके वजह से मैं परेशान हूँ, कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, कि आप अपने को दुखी ना करें, इंजॉय करके जिए। अरे क्या है, हम बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, जो सही होते उनको भी खिलाते हैं, इसको भी खिला रहे हैं, और नहलाते उसे भी है तो इसे भी नहला रहे हैं। अब बस इतना ही सी है कि उसकी लैट्रिन बाथरूम को हमको केयर करनी पड़ती। लेकिन किसी भी माँ बाप से ये नहीं कहेंगे उसको बोझ ना समझे कि मेरा बच्चा अपंग है, मुझ पर डिपेंड हो गया। इसको भगवान ने हमें सेवा करने के लिए भेजा है, हमें सेवा करनी है, और उसका ही भगवान रिजल्ट इतना अच्छा देता है कि आप सोच नहीं जाओगे कि आप कहाँ जमीन से ऊंचे ऊपर तक पहुँचेंगे। मेरी एक बेटी है और मैंने अपने जीवन में 11 बच्चों को पढ़ा करके शिक्षा दान किया है,
उनकी शादी ब्याह, वो जो बच्चे हैं वो मेरी जिठानी के हैं। मेरे भाई की बेटी भी थी, मेरी भतीजी की 2 बेटियां हैं जो पोती होती हैं। तो मैं अभी तक अपने बच्चों उनमें 11 लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। और अभी भी मेरे पास 2 पोतियां मेरे साथ रहती हैं, जो मेरे बच्चे को भी देखती हैं और मेरे साथ काम भी करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, शिक्षा दान करती हूँ। जो कहते हैं ना कि कन्यादान, मैं सोचती हूँ इस जमाने में शिक्षा दान के बराबर कोई बड़ा दान नहीं है। मैंने एमए किया है, मुझे कक्षा 3 से एमए तक स्कॉलरशिप मिला है। मैं ये जानती हूँ कि मैं मम्मी पापा के पैसों से, अपने पैसों से ही पढ़ी हूँ और आज भी अपने पैसों से एंजॉय करी हूँ। मैं अपने शौक पूरे करने चाहिए। मैं नेपाल घूम के आई, मैं 4 धाम यात्रा करके आ गई हूँ। मैं अपनी लाइफ को भी पूरा एंजॉय करती हूँ। मैं शाम को 2 घंटे घूमने जाती हूँ, 6 से 8 बजे 2 घंटे मैं अपने लिए देती हूँ और घंटे में 6 घंटे अस्पताल को और बाकी टाइम अपने परिवार को। तो जीवन हमें दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन इसको पूरी लाइफ जी लो, दिल खोल के जी लो बस। हर बेटी को, हर लड़की को कहना चाहती हूँ कि खूब पढ़ें, हर चीज आपके कदमों पे होगी। तो आप मुझे से देख करके सोचें, आगे बढ़ें। जानवरों से हमेशा प्यार करें। बेजुबान होते हैं लेकिन बहुत ही प्यार देते हैं। बेजुबानों से तो जरूर प्यार करें। शशि जी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका आभार करती हूँ कि आप कहाँ खोजते खोजते मुझ तक पहुँच गए और आपने भी मेरी एक प्रसिद्धि और जोड़ दी है। मैं चाहती हूँ मैं भी आपको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। ललिता कापड़ी जी का आभार, जिनकी पुस्तक फ्रंट लाइन के माध्यम से मैं शशि जी तक पहुँच पाई।